आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स की सारी थ्योरम्स कवर करेंगे। कुल मिला के चैप्टर में 11 थ्योरम्स हैं। हम लोग सीखेंगे कि उन थ्योरम्स के क्या मायने हैं और कैसे उनको हम लोग प्रूव करते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए बिना देर किए हुए आते हैं हम लोग फर्स्ट थ्योरम पर। तो फर्स्ट थ्योरम में हम लोगों को बोला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कभी भी जब एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों को दिया है कि एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, पहली है AB जबकि दूसरी है CD और ये दोनों ही कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि जो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। अब पहले हम लोग समझें कि कोई भी कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है, इसका मतलब क्या है। जब हम लोग कहते हैं कि कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है तो इसका मतलब होता है कि इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया जाए। और ऐसा कर देने पर जब यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट सेंटर। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो कौन बनाता है, कॉर्ड ए बी बनाती है। जब हम लोग कॉर्ड सी डी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ हम लोग ज्वाइन कराएं तो फिर यहाँ पे अगेन एक एंगल फॉर्म हो जाता है। देखिए ये वाला जो अभी हम लोगों ने शेड किया है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी एट सेंटर। और अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रूव करते हैं। अब ऐसा प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स मेंशन करते हैं। सो भाई पहला ट्राइंगल हम लोगों ने लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने लिया ट्राइंगल सी ओ डी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। और जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। और ऐसे 3 पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं वो 3 पॉइंट्स। तो भाई हम लोग जब इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल की जो ए ओ साइड है यानी कि ये वाली, वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, इस सी ओ साइड के इक्वल है। और उसका रीज़न क्या है कि ये दोनों ही क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, और एक सर्कल में जितनी मर्जी रेडियस ड्रॉ करते हैं सारी की सारी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेंशन करते हैं। तो ए ओ बी ट्राइंगल में जो ए ओ साइड है वो ट्राइंगल सी ओ डी की किस साइड के इक्वल है, सी ओ साइड के इक्वल है। और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही एक ही सर्कल की रेडियाई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस ट्राइंगल की जो ओ बी साइड है वो इस ट्राइंगल की ओ डी साइड के इक्वल होगी। ठीक है, ये भी चीज़ मेंशन करते हैं। तो बी ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू डी ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका भी रीज़न क्या है कि ये दोनों भी क्या है, एक ही सर्कल की रेडियस है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल में जो ए बी साइड है वो इस ट्राइंगल की सी डी साइड के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि बोला है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा कि ए बी इज इक्वल टू वॉट सी डी। और इसका रीज़न है कि क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है, थ्योरम में हम लोगों को बोला है कि कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल है। अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल सी ओ डी के साथ में। और किस क्राइटेरियन से होगा, उसके लिए एक ही ट्राइंगल देखो। और इस ट्राइंगल को जब हम लोग लें तो इसकी इस साइड को कंसीडर किया है, इस साइड को लिया गया है और इस साइड को लिया गया है, मतलब तीनों साइड्स ली गई हैं। इसका मतलब कौन सा क्राइटेरियन, ट्रिपल एस क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल ओ होगा वो इस ट्राइंगल के एंगल ओ के इक्वल होगा। ठीक है, अब ओ का पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। और इस एंगल का पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा एंगल सी ओ डी। और ये किस रीजन से, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और देखिए यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। राइट, तो आई थिंक ये पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। फर्स्ट थ्योरम आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मूव करते हैं अगली थ्योरम पर। अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोगों से क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल।
मतलब अगर एक सर्कल में कोई भी दो कॉर्ड्स सेंटर पे अगर इक्वल एंगल्स बनाती हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती हैं, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में हम लोगों को एक सर्कल दिया हुआ है जिसका कि सेंटर O है, और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, पहली है AB जबकि दूसरी क्या है CD है, और ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो भाई ये वाली जो कॉर्ड है सेंटर पे ये वाला एंगल बनाती है, और इसको आसानी के लिए हम लोग क्या कहते हैं 1। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, देखिए CD कॉर्ड ये वाला एंगल बनाती है और इसको हम लोग कह देते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और जब एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। और ऐसा कर रहे हैं हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को लेकर, मेंशन करते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स। तो पहला ट्राइंगल क्या है, पहला ट्राइंगल है AOB, जबकि दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, दूसरे ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल COD। और अब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3 पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल AOB की जो AO साइड है वो इस ट्राइंगल COD की किस साइड के इक्वल है, इस CO साइड के इक्वल है। और उसका रीज़न क्या है कि भाई इन दो ट्राइंगल्स की जो ये दोनों साइड्स हैं वो इस सर्कल के लिए क्या है, रेडियस है। ठीक है, और एक सर्कल में कितनी भी रेडियस ड्रॉ करिए सारी की सारी आपस में इक्वल होती हैं। तो पहला पॉइंट हुआ कि AO ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू CO ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न है कि भाई ये जो दो साइड्स हैं इन दो ट्राइंगल्स की वो आपस में रेडियस है एक ही सर्कल की। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल का जो एंगल 1 है वो इस ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है, और ऐसा गिवन है। ठीक है, सो एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल। और उसका रीज़न क्या है, हम लोगों को स्टेटमेंट में दे रखा है कि दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए रीज़न दे सकते हैं कि गिवन है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस ट्राइंगल की जो BO साइड है वो इस ट्राइंगल की इस DO साइड के इक्वल है, और इसका भी रीज़न क्या है कि दोनों ही साइड्स क्या है, इस सर्कल के केस में रेडियस है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हुआ कि BO साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू DO साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न है कि दोनों ही क्या है, एक ही सर्कल की रेडियस है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, तब कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल COD के साथ में। और किस क्राइटेरियन से, उसके लिए देखो एक ही ट्राइंगल पकड़ो, ये दो साइड्स लिया और बीच का एंगल लिया है, तो दो साइड्स और बीच का एंगल का मतलब SAS क्राइटेरियन से दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और अब जब ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल में जो AB साइड होगी वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल होगी, इस CD साइड के इक्वल होगी। सो दिस इम्प्लाइज कि AB ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू CD साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और उसका रीज़न क्या है, CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। अब आते हैं अगली थ्योरम पर। तो ये थ्योरम कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब एक सर्कल में अगर सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन केस में भाई हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में हम लोगों के पास में एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है और A भी एक कॉर्ड है, और इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला है OC, तो OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो फाइनली हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर OC है AB के ऊपर, ये AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब AC इज इक्वल टू BC, सो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। क्या करना है, हम लोग सेंटर को इस पॉइंट A के साथ में ज्वाइन करा रहे हैं और सेंटर O को इस पॉइंट B के साथ में ज्वाइन करा रहे हैं। तो चलिए पहले ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब जब हम लोगों ने OA और OB को ज्वाइन कराया तो देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाते हैं, और इन्हीं दो ट्राइंगल्स को अब हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल्स मेंशन करते हैं, तो भाई पहला ट्राइंगल क्या है, पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल OCA, जबकि दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरे ट्राइंगल को हम लोग नेम दे सकते हैं OCB। और क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो अगेन 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है।
तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है, देखो पहला पॉइंट हो जाता है कि इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है अगर इसको हम लोग 1 कहते हैं और इस ट्राइंगल के इस एंगल को अगर हम लोग 2 कहते हैं तो ईच 90 डिग्री होने की वजह से दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दिया है ना क्वेश्चन में कि ओसी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। बात समझ आ रही है। तो पहला पॉइंट हम लोगों को मिला कि इस ट्राइंगल में जो एंगल 1 है वो इस ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल है और इसका रीज़न क्या है, थ्योरम में बोला है कि परपेंडिकुलर है ओ सी ए बी के ऊपर, तो ईच 90 डिग्री होने की वजह से दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस ट्राइंगल में जो ए ओ साइड है वो इस ट्राइंगल की इस बी ओ साइड के इक्वल होगी, रेडियस है ना भाई दोनों ही, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है कि इस ट्राइंगल में जो ए ओ साइड है वो इस ट्राइंगल की इस बी ओ साइड के इक्वल होगी और इसका रीज़न है कि दोनों ही जो साइड्स हैं इन दो ट्राइंगल्स की वो अपने आप में रेडियस है एक ही सर्कल की। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई ओ सी जो साइड है वो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और यही ओ सी इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो भाई जब दोनों ही ट्राइंगल्स में ये कॉमन है तो आपस में जाहिर है इक्वल ही होगी, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, और इसका रीज़न है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ओ सी ए मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ओ सी बी। और किस क्राइटेरियन से, देखो हम लोगों ने एक राइट एंगल लिया है, फिर राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनियस और फिर एक साइड राइट एंगल बनाने वाली। इसका मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड से दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में क्या कह सकते हैं भाई, इस ट्राइंगल की जो ए सी साइड है इस ट्राइंगल की इस बी सी साइड के इक्वल होगी। उसका रीज़न क्या है, सी पी सी टी। सो दिस इम्प्लाइज कि ए सी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू बी सी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न है सी पी सी टी। जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी इस थ्योरम में। अब थ्योरम 9.4 हम लोगों से कहती है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब एक सर्कल में अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें, कहाँ से, सेंटर से, किसके ऊपर, एक कॉर्ड के ऊपर, और अगर ये ड्रॉ करी गई लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है तो उस केस में जो लाइन हम लोगों ने सेंटर से ड्रॉ करी है वो परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, देखो गिवन केस में हम लोगों के पास में एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है, और अब इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी गई है इस कॉर्ड के ऊपर, और ये लाइन क्या करती है, इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब जो AC पार्ट है इस कॉर्ड का वो किसके इक्वल है, इस BC पार्ट के इक्वल है। तब हमें प्रूव क्या करना है, तब हम लोगों को प्रूव करना है कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर और ए को ज्वाइन करा रहे हैं, साथ में ओ और बी को ज्वाइन करा रहे हैं। तो चलिए पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब जब हम लोगों ने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कराया तो देखिए यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो हम लोग इन 2 ट्राइंगल्स को लेकर आगे चल रहे हैं। मेंशन करते हैं कौन से 2 ट्राइंगल्स। सो इन ट्राइंगल विच वन ओ सी ए, ये पहला ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ओ सी बी। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और जब कॉन्ग्रुएंट करना है तो कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, हम लोगों को 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है, राइट। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल में जो ए सी साइड है वो इस ट्राइंगल की इस बी सी साइड के इक्वल होगी। क्यों, ऐसा हम लोगों को दिया है कि यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करिए कॉर्ड के ऊपर तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है कि ए सी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू बी सी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और ये हो गया गिवन केस। और दूसरा पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल ओ सी ए, ठीक है, इस ट्राइंगल में जो ओ ए साइड है वो इस ट्राइंगल ओ सी बी की किस साइड के इक्वल है, इस ओ बी साइड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ही जो साइड्स हैं इन 2 ट्राइंगल्स की वो अपने आप में रेडियस है इस सर्कल की, ठीक है। तो क्या पॉइंट मिला कि भाई ओ ए ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू वॉट, ओ बी ऑफ दिस ट्राइंगल, और उसका रीज़न क्या है कि दोनों ही जो साइड्स हैं 2 ट्राइंगल्स की वो अपने आप में रेडियस है। तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग आए तो जो ओ सी साइड है वो देखो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है
और उसी साइड इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, मतलब ये साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, और अगर कॉमन है तो इक्वली होगी। तो तीसरा पॉइंट बना कि ओ सी इज इक्वल टू वॉट, ओ सी, और इसका रीज़न है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ सी ए is congruent triangle what, that is congruent OCB। और क्राइटेरियन कौन सा लगा, देखो उसके लिए एक ही ट्राइंगल पकड़ो, ये साइड ली है, ये साइड ली है और ये साइड, मतलब 3 साइड्स लिए हैं। इसका मतलब कौन सा क्राइटेरियन, ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। और अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल सी होगा वो इस ट्राइंगल के एंगल सी के इक्वल होगा। जरा बताओ इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा एंगल ओ सी ए, और इस एंगल का पूरा नाम क्या होगा, एंगल ओ सी बी। तो फिगर से हम लोग समझें तो हम लोग कह रहे हैं एंगल ओ सी ए, ओ सी ए कहने का मतलब देखो ये वाला एंगल, और ओ सी बी कहने का मतलब देखो ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है, ऐसा हम लोगों ने शो कर दिया। किस बेसिस पर, सी पी सी टी से हम लोग ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब इसको आसानी के लिए ना हम लोग देखो इस एंगल को नेम दे देते हैं क्या, एंगल 1, और इस एंगल को क्या देते हैं, एंगल 2, और इससे चीज़ें थोड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग एंगल 1, और इस एंगल की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एंगल 2। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इनबॉक्स कर लेते हैं। अब अगर हम लोग फिर से फिगर पर आए तो भाई ये एंगल और ये एंगल तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर में है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल्स किस रिलेशन में, लीनियर पेयर के रिलेशन में है, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और अगेन क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो चाहे तो एंगल 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एंगल 1 रख सकते हैं, रख देते हैं। तो एंगल 1 और 2 की जगह पे भी क्या रख दिया, एंगल 1, दिस इक्वल टू 180। एंगल 1 और एंगल 1 कितना हो गया, ये बन गया 2 एंगल 1 इक्वल टू 180, और इस तरीके से एंगल 1 कितना निकल के आ जाता है भाई, 180 अपॉन 2, और 180 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि भाई यहाँ पर एंगल 1 कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। फिर से ज़रा देखें फिगर में, तो भाई यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का, और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो प्रूव हो गया ना कि ओसी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और यही चीज़ हम लोगों को इस थ्योरम में प्रूव करनी थी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये थ्योरम भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट थ्योरम पर। अब अगली थ्योरम पर आए तो अगली थ्योरम हम लोगों से कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक सर्कल में अगर कोई भी दो कॉर्ड्स हम लोग लें जो कि आपस में इक्वल है, तो इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स की जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो आपस में इक्वल होती है। अब छोटा सा कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पे एक चीज़ में रहता है कि भाई पॉइंट और एक लाइन या लाइन सेगमेंट्स के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं पी, और एक लाइन या फिर एक लाइन सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं। चलो हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए पी। अब इस पॉइंट P और इस लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो कभी भी एक पॉइंट और एक लाइन या फिर लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, लाइन या फिर लाइन सेगमेंट के ऊपर। मान लीजिए यहाँ से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM किसके ऊपर, AB के ऊपर। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉन की जो लेंथ होगी यही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट के, राइट ना। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पॉइंट से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन को ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री हम लोगों ने शो कर रखा है ना OM, तो ये OM का मतलब क्या है, OM का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट O एंड दिस लाइन सेगमेंट AB। और यहाँ पर ON क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन है इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, दिस ON इज व्हाट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट O एंड दिस लाइन सेगमेंट, या फिर कॉर्ड कह लो, कॉर्ड CD के बीच की, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस परपेंडिकुलर, क्योंकि एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है एक लाइन के ऊपर तभी उसको डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है।
तो आप देखो गिवन केस में भाई हम लोगों के पास में क्या है, अगर वो पॉइंट समझ आ गया तो अब आगे चलते हैं। तो गिवन केस में देखो हम लोगों के पास में एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है, और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, पहली है AB, दूसरी क्या है CD, और ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कैसी है, इक्वल है। तब प्रूव क्या करना है हम लोगों को, तब प्रूव करना है कि इस कॉर्ड और सेंटर और इस कॉर्ड और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, मतलब OM परपेंडिकुलर डाला है ना, तो यही डिस्टेंस है, तो OM इज इक्वल टू ON, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव कर रहे हैं हम लोग एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, A और O को ज्वाइन करा रहे हैं, साथ में C और O को ज्वाइन करा रहे हैं। तो चले पहले ज्वाइन करा देते हैं। अब हम लोगों ने A और C को ज्वाइन करा दिया, तो थ्योरम को आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग। देखो इन दो कॉर्ड्स के साथ में क्या दिया है हम लोगों को कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू वॉट, कॉर्ड CD, इस चीज़ को मेंशन करते हैं। सो गिवन दैट कि AB इज इक्वल टू वॉट, CD, दोनों ही कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, और ऐसा हम लोगों को दिया है। जब ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तब लिखा जा सकता है देयरफॉर हाफ ऑफ AB मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब अगर हम लोग हाफ ऑफ AB की जगह पे AM रख दे तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं, रख सकते हैं हाफ ऑफ AB की जगह पे AM। क्यों रख सकते हैं, बिकॉज OM इज वॉट, दैट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, और सेंटर से जब एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और हर एक पार्ट पूरे का क्या होगा, आधा होगा। तो इसका मतलब हाफ ऑफ AB की जगह पे हम लोग तब क्या रख सकते हैं, AM रख सकते हैं। ठीक है, सो इसकी जगह पे देखिए हम लोगों ने क्या रख दिया, AM पुट कर दिया। एंड बिल्कुल इसी तरीके से 1/2 CD की जगह पे क्या रखा जा सकता है, देखिए इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं CN। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया CN, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और इसको लिखने का रीज़न क्या है, मेंशन करते हैं। सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो बाइसेक्ट कर देता है, और हर एक पार्ट क्या होता है, पूरे का आधा होता है। यही रीज़न है कि हम लोगों ने हाफ AB की जगह पे AM रखा और हाफ CD की जगह पे CN रख दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ इन दो ट्राइंगल्स पर, मेंशन करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स, तो नाउ इन ट्राइंगल AMO, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल CNO, और इन दोनों को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें तो 3 पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए, जिनमें से पहला पॉइंट हम लोगों को क्या मिल जाता है कि भाई इस ट्राइंगल की जो AM साइड है वो इस ट्राइंगल की CN साइड के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं ऐसा, चलिए लिखते हैं। तो AM साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू CN साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और ये रहा हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, और ये लिखा है हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है, अगर इसको हम लोग एंगल 1 कहते हैं, और इस ट्राइंगल में इस एंगल को हम लोग 2 कहते हैं, तो एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल। उसका रीज़न क्या है कि हर एक दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री का है। ठीक है, सो एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न है ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस ट्राइंगल में जो AO साइड है वो इस ट्राइंगल की इस CO साइड के इक्वल होगी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो लिखा जा सकता है AO ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू CO ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, और इसका रीज़न है रेडियाई, दोनों ही क्या है, रेडियस है एक ही सर्कल की। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CNO। और किस क्राइटेरियन से, देखो हम लोगों ने राइट एंगल लिया, राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनियसली, और फिर राइट एंगल बनाने वाली एक साइड लिया, तो इसका मतलब RHS से दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अब जब हम लोगों ने ये शो कर दिया है कि दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो भाई इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाइज कि MO, इस ट्राइंगल की जो MO साइड होगी वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल होगी, NO साइड के इक्वल होगी, और इसका रीज़न है CPCT। और देखो यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी, हमें यही प्रूव करना था ना कि दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल है,
और अगर ये इक्वल है तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने शो कर दिया कि MO इज इक्वल टू वॉट, NO, राइट। तो चलिए मूव करते हैं अब अगली थ्योरम पर, अगर ये समझ आ गया है तो। अब आते हैं अगली थ्योरम पर। इसमें दिया है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। मतलब एक सर्कल में अगर कोई भी दो कॉर्ड्स हैं जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो उस केस में दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में हम लोगों को एक सर्कल दिया है जिसका कि सेंटर O है, और साथ में दो कॉर्ड्स है, पहली है AB जबकि दूसरी क्या है, CD। और अब इन दोनों कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है, और एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन। तो जब हम लोग कह रहे हैं OM डिस्टेंस है, तो इसका मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AB। बिल्कुल इसी तरीके से ON इज परपेंडिकुलर टू CD, और ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे समझ लेना है हम लोगों को। जब हम लोग एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन, मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री गिवन केस है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ जाती है। अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि अगर ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं, तो उस केस में AB और CD जो कॉर्ड्स हैं ये आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा हम लोग प्रूव करते हैं। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या करना है, A और O को और साथ में C और O को ज्वाइन करा रहे हैं, तो चलिए करा देते हैं। अब जब हम लोगों ने A से O को और C से O को ज्वाइन करा दिया, तो देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गए। अब इन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं, तो इन्हें मेंशन करते हैं। सो भाई कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल AMO, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल CNO। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो जब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कम से कम 3 पॉइंट्स हम लोगों के पास में होने चाहिए, और ऐसे 3 पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ढूंढते हैं चलिए वो 3 पॉइंट्स। तो देखिए 3 पॉइंट्स ढूंढने के क्रम में पहला पॉइंट हम लोगों को मिलता है कि भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल 1, अगर इसको हम लोग नेम देते हैं 1, और इस ट्राइंगल में इस एंगल को हम लोग दे दें नेम 2, तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये 90 डिग्री का एंगल है, पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में जो AO साइड है वो इस ट्राइंगल की इस CO साइड के इक्वल है। रीज़न क्या है, दोनों क्या है, रेडियाई है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हुआ कि AO साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू CO साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीज़न है कि दोनों ही रेडियाई हैं एक ही सर्कल की। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो देखिए हम लोगों को गिवन कंडीशन में क्या दिया है कि दोनों ही डिस्टेंसेस आपस में कैसी है, इक्वल, मतलब OM इज इक्वल टू ON मेंशन कर देते हैं। तो भाई इस ट्राइंगल की जो OM साइड है वो किसके इक्वल होगी, इस ट्राइंगल की ON साइड के इक्वल होगी। और ऐसा क्यों लिख रहा है हम लोग, ऐसा हम लोगों को गिवन है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन, ट्राइंगल CNO। और किस क्राइटेरियन से, देखो उसके लिए एक ही ट्राइंगल पकड़ो, ये राइट एंगल हम लोगों ने लिया, राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनस कंसीडर करी है, और साथ में एक राइट एंगल बनाने वाली साइड ली है। तो इसका मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड से। तो भाई RHS से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AM ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू CN साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका रीज़न क्या है, CP CT से ऐसा बोला जा सकता है। और अब जब हम लोग कह रहे हैं कि AM और CN आपस में इक्वल हैं, तो भाई इनके डबल भी कैसे होंगे, वो भी इक्वल होंगे ना। तब लिख सकते हैं 2AM मस्ट बी इक्वल टू 2CN। और 2AM की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पर देखें तो OM इज वॉट, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन AB। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर से जब हम लोग किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट कैसा होना है, इक्वल होना है। मतलब इस पार्ट के डबल की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, चाहे तो AB रख सकते हैं,
क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये पॉइंट मेंशन करते हैं। तो भाई 2am की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, सो दिस इंप्लाइज कि AB इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरीके से 2cn की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये भी क्या होगा, देखो ये भी परपेंडिकुलर है ड्रॉन ऑन कॉर्ड, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो 2cn की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, CD रख सकते हैं। आई थिंक क्लियर है बात। सो दिस इक्वल टू CD, और इसका रीजन मेंशन करते हैं, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। और इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि भाई जो कॉर्ड AB है वो किसके इक्वल है, कॉर्ड CD के इक्वल है। और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरम भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम पर। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम लोगों को दिया है, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब एक सर्कल में किसी भी एक आर्क के द्वारा सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होता है वो डबल होता है किसका, रिमेनिंग पार्ट में किसी भी पॉइंट को लेने पर उस पॉइंट पर बनाए गए एंगल का। तो ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल का डबल है, ठीक है। तो देखिए गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में हम लोगों के पास में एक सर्कल है और इस सर्कल में एक आर्क है AB, और ये आर्क AB सेंटर पे एंगल बनाती है, कौन सा एंगल AOB, देखिए ये वाला। और इस आर्क की कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग बात करें तो इस आर्क के लिए देखिए ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट है ना सर्कल का, बचा हुआ हिस्सा। और इस रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट हम लोगों ने लिया है C, और इस C को जब ज्वाइन करा दिया जाता है A और B के साथ में तो फिर से एक एंगल बनता है। तो ये रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल हुआ। और तब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है यानी कि ये वाला, ये एंगल डबल होगा किसका, रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए छोटा सा करना पड़ेगा हम लोगों को कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट C और O को यानी कि सेंटर को ज्वाइन करा रहे हैं और लाइन को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं M, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, C और O को ज्वाइन करा के इसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पॉइंट M तक। चलिए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं पहले। अब जब हम लोगों ने C और O को ज्वाइन करा के लाइन को M तक प्रोड्यूस कर दिया है तो देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहले हम लोग आते हैं देखिए इस ट्राइंगल पर, मेंशन करते हैं कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल COA, ठीक है। सो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल COA। और जब हम लोग इस ट्राइंगल को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल में जो CO साइड है वो किसके इक्वल है, इस AO साइड के इक्वल है। और उसका रीज़न क्या है भाई, CO भी क्या है, रेडियस है, और AO भी रेडियस है एक ही सर्कल की। इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। पॉइंट मेंशन करते हैं। तो इस ट्राइंगल में क्या देख पा रहे हैं कि CO इज इक्वल टू वॉट, AO। और अब हम लोग क्योंकि क्या कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो भाई ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो CO साइड है इसके अपोजिट एंगल हुआ ये वाला जो अभी हम लोगों ने शेड किया है, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, देखिए ये वाला एंगल होगा। तो ये दोनों ही एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस बात को मेंशन करते हैं। तो भाई CO साइड के अपोजिट एंगल हुआ एंगल CAO, जबकि AO साइड के अपोजिट एंगल होगा एंगल ACO। और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं किस रीजन से, सिंस इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि एक ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब इसी चीज़ को एक बार और हम लोग लिख लेते हैं। देखो हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, हम लोगों ने बोला कि एंगल CAO इज इक्वल टू वॉट, एंगल ACO। तो भाई हम लोग कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब जब दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इक्वल क्यों है, कुछ तो इनका मेजरमेंट रहा होगा जो कि आपस में इक्वल रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों ही एंगल्स का मेजरमेंट क्या है, x, और ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट यहाँ तक, आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों के लिए ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल्स का मेजरमेंट क्या है, x है। तो हम लोग देखो फिगर में भी मेंशन कर सकते हैं, इसको x रख दिया हम लोगों ने, तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब जब हम लोग इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल COA को, तो इस ट्राइंगल की देखो CO साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है और ये ट्राइंगल की दूसरी साइड है। तो इस ट्राइंगल में एक तो प्रोड्यूस साइड है और दूसरी साइड, और ये दोनों साइड्स मिलकर देखो ये वाला एंगल बना रही है ना।
अगर इस एंगल को हम लोग 1 कह दें तो एंगल 1 क्या होगा, इस ट्राइंगल के केस में एक एक्सटीरियर एंगल होगा। और हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट होता है वो बाकी के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को मेंशन करते हैं हम लोग। सो नाउ क्या कह सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ए सी ओ, ये दोनों ही अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं और इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। और एक्सटीरियर एंगल को हम लोग क्या नेम दे रहे हैं, एंगल 1 कह रहे हैं। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू एंगल 1, करेक्ट है। अब इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, देखो एंगल सी ए ओ तो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे रखा एक्स। और इसकी जगह पे भी हम लोग क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, सो दिस इक्वल टू एंगल 1। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, देखो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इक्वल टू वॉट, एंगल 1। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल आया कि एंगल 1 का मेजरमेंट किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको इनबॉक्स भी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं देखिए इस ट्राइंगल पर। सो इन ट्राइंगल सी ओ बी, तो इस ट्राइंगल को अगर हम लोग मेंशन करें, सो नाउ इन ट्राइंगल सी ओ बी, और यहाँ भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखो सी ओ साइड किसके इक्वल है, इस बी ओ साइड के इक्वल है। ठीक है, तो सी ओ इज इक्वल टू बी ओ। और अब अगर इस ट्राइंगल में देखिए दो साइड्स इक्वल है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं सी ओ साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, देखिए ये वाला, क्या नाम है इस एंगल का, एंगल सी बी ओ। सो एंगल सी बी ओ मस्ट बी इक्वल टू, देखो बी ओ के अपोजिट एंगल, सो बी ओ साइड ये है और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, देखिए ये वाला। ठीक है, और इसका नाम क्या है, एंगल ओ सी बी। ये दोनों ही एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उसका रीजन क्या है कि एक ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। एक बार फिर से इसको लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू वॉट, एंगल ओ सी बी। और क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है तो कुछ तो मेजरमेंट इनका रहा होगा, मान लेते हैं वो मेजरमेंट क्या है, वाई। और ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया है, बात यहाँ तक समझ आती है। तो इसका मतलब अब हम लोगों के लिए ये एंगल क्या है, वाई, और ये एंगल भी क्या है, वाई है। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि ये एंगल और ये एंगल वाई है। अगेन हम लोग देखें तो ये अपने आप में एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की देखो एक साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है। अब ये ट्राइंगल की वो साइड है जिसको कि प्रोड्यूस किया गया है और ये ट्राइंगल की दूसरी साइड है। तो ये दोनों मिलकर देखिए ये वाला एंगल बना रहे हैं। अगर इस एंगल को हम लोग 2 कहते हैं तो 2 इस ट्राइंगल के केस में क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। और जब ये 2 एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के केस में तो भैया इसका मेजरमेंट किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मेंशन करते हैं। सो नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ओ सी बी, इसका मेजरमेंट किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 2 के बराबर होना चाहिए। और किस रीजन से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, देखो सी बी ओ तो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल लेट किया है हम लोगों ने, रखो जी इसके प्लेस पर वाई। बिल्कुल ऐसे ही ओ सी बी भी किसके इक्वल लेट किया है, वाई के इक्वल लेट किया है, तो यहाँ भी वाई एंड दिस इक्वल टू एंगल 2। और इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस वाई कितना हो गया, 2 एंगल y एंड दिस इक्वल टू एंगल 2। या फिर कह सकते हैं कि एंगल 2 किसके इक्वल हुआ, 2 एंगल y के इक्वल हो जाता है। आते कोई डाउट नहीं। ठीक है, और ये हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों को फाइनली प्रूव क्या करना है, देखो हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, 2 एंगल ए सी बी के बराबर है। तो भाई अगर हम लोग ए ओ बी एंगल देखें तो ए ओ बी का तो मतलब क्या है, ये वाला एंगल। ठीक है, और ए ओ बी में देखिए 2 एंगल्स आते हैं, कौन कौन से, एंगल 1 और एंगल 2। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउ एंगल ए ओ बी, और ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2। और एंगल 1 की देखो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रख दें, क्या रख सकते हैं, 2x रख सकते हैं। तो भाई 1 की जगह पे हम लोगों ने रख दिया क्या, 2x। और एंगल 2 की जगह पे देखिए हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 2y। और क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है तो इसको कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, x प्लस वाई बच जाता है।
ठीक है। अब अगेन फिगर से अगर हम लोग देखें तो देखिए भाई x ये वाला एंगल है और y ये वाला एंगल है, तो x प्लस वाई की जगह पे चाहे तो हम लोग कौन सा एंगल रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पे देखो ये पूरा एंगल, और क्या नाम है इस एंगल का, एंगल ए सी बी रखा जा सकता है, रख देते हैं। तो इस साइड में तो क्या है, देखो इस साइड में है एंगल ए ओ बी एंड दिस इक्वल टू 2 एज इट इज रखा, और x प्लस वाई की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, एंगल ए सी भी रख रहे हैं। ठीक है, सो एंगल ए सी बी, और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, 2 एंगल ए सी बी के बराबर है, और ऐसा हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं अब अगली थ्योरम पर। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को बोला गया है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल में एक ही सेगमेंट के अंदर चाहे दो एंगल्स हो या दो से ज़्यादा एंगल्स हों, वो सारे के सारे एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में हम लोगों के पास में एक सर्कल है जिसका कि सेंटर ओ है, और इस सर्कल में ए बी क्या है, एक आर्क है, या फिर इसको ज्वाइन करा दें तो कह सकते हैं कि ए बी एक कॉर्ड है। और जब ए बी एक कॉर्ड है तो ये एक सेगमेंट बन जाता है, और इस सेगमेंट में देखिए दो एंगल्स बना रही है ये आर्क, या फिर कह लीजिए ये कॉर्ड जब ज्वाइन कराता है। और कौन से दो एंगल्स है, वो एंगल ए सी बी और दूसरा एंगल है ए डी बी। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही एंगल्स एक ही सेगमेंट में, और तब हम लोगों को प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए और ओ को ज्वाइन करा रहे हैं, साथ में इस बी और ओ को भी ज्वाइन करा रहे हैं। तो चलिए ऐसा पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब हम लोगों ने ए ओ और बी ओ को ज्वाइन करा दिया, और तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक छोटी सी थ्योरम के साथ में। We know that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in remaining part of the circle। मतलब किसी भी एक आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाता है वो एंगल डबल होता है, किस एंगल का, उस एंगल का जो कि रिमेनिंग पार्ट में बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जरा हम लोग समझें। ए बी क्या है, देखो ए बी अपने आप में एक आर्क है, और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को जब हम लोग सेंटर के साथ में ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। और यही आर्क जब हम लोग इस आर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई इसके लिए रिमेनिंग पार्ट क्या, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ हिस्सा सर्कल का ये वाला है ना, और इस बचे हुए हिस्से में देखिए एक पॉइंट है सी, और जब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को यहाँ सी के साथ में ज्वाइन कराया तो एक एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये एंगल है रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल, और ये एंगल है सेंटर पे बना हुआ एंगल। और किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है किसका, रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का। ठीक है, तो थ्योरम के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी, यानी कि जो सेंटर पे एंगल बना है वो डबल होगा किस एंगल का, रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का, मतलब एंगल ए सी बी का, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, भाई ये रिमेनिंग पार्ट है, और इस रिमेनिंग पार्ट में एक एंगल और हम लोगों ने देखा डी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, और ये एंगल भी कौन बना रहा है, यही आर्क बना रही है ना, यही आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, और यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एंगल बनाती है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि आल्सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कह सकते हैं भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब हम लोग इन दो इक्वेशंस को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दो इक्वेशंस के देखिए एक साइड कैसी है, इक्वल है। जब दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज कि 2 एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 एंगल ए डी बी के, तो 2 एंगल ए डी बी। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 इधर भी एक फैक्टर है, 2 इधर भी एक फैक्टर है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, एंगल ए सी बी, और इस साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए डी बी।
और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी कि दोनों एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही सेगमेंट पे एंगल्स हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगली थ्योरम पर। तो नेक्स्ट थ्योरम हम लोगों से कहती है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स equal angles at the 2 points lying on the same side of a line containing the line segment, then the 4 points lie on a circle। मतलब क्या इस बात का, इस बात का मतलब है कि अगर किसी भी एक लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में हम लोग 2 पॉइंट्स लें, लेकिन एक कंडीशन के साथ में कि लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है, तो उस केस में चारों पॉइंट्स कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। साइक्लिक कहने का मतलब एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में देखिए हम लोगों के पास में है ए बी लाइन सेगमेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि गिवन केस में हम लोगों के पास में 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, और इन 4 पॉइंट्स में से ए बी को ज्वाइन किया जाता है तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है। और इस लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में 2 पॉइंट्स हैं सी और डी, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है कि भाई ये लाइन सेगमेंट इन पॉइंट सी और डी पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तब ऐसे केस में हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी सी और डी ये चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, एक सर्कल के ऊपर होंगे, या फिर कहें कि चारों पॉइंट्स क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। और इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि चारों ही पॉइंट्स क्या है, साइक्लिक हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो कि कहाँ से पास हो, पॉइंट ए से पास हो, बी से पास हो, सी से पास हो और डी से पास हो। अब जब हम लोग 4 पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो चारों पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होगा, इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। लेकिन इस चीज़ में कभी भी डाउट नहीं हो सकता कि अगर हम लोग कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लें। नॉन कोलिनियर कहने का मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना हो। तो जब हम लोग इन 3 पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जब हम लोग सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो सर्कल पॉइंट ए से पास होता है, बी से पास होता है और डी से पास होता है, लेकिन पॉइंट सी से पास नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इतना कंस्ट्रक्शन हम लोग कर देते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अब हम लोगों ने देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया और मान लिया कि ये सर्कल पॉइंट ए से पास होता है, बी से पास होता है और पॉइंट डी से पास होता है, लेकिन पॉइंट सी से पास नहीं होता। बजाय इसके जब हम लोग ए सी को आगे प्रोड्यूस करें तो यही प्रोड्यूस लाइन सर्कल को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है, और अब हम लोगों ने ई से बी को ज्वाइन करा दिया। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम लोग इसके प्रूफ पर। तो जब हम लोग इसके प्रूफ पर आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सर्कल के केस में ए बी क्या है, ए बी अपने आप में आप एक कॉर्ड है। जब हम लोग इस कॉर्ड की बात करें और ये क्या है तब एक आर्क है, तो एक आर्क और एक कॉर्ड मिलकर क्या बनता है, एक सेगमेंट बनता है। और ये कॉर्ड देखिए इस सेगमेंट में 2 एंगल्स बना रही है, कौन कौन से, एक तो ये वाला एंगल डी और दूसरा एंगल देखिए ये वाला ए। ठीक है, तो एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स कैसे होते हैं, ऐसा हम लोगों ने पीछे थ्योरम में पढ़ा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल डी और एंगल ई कैसे होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। यहीं से हम लोग इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउ एंगल ए डी बी मस्ट बी इक्वल टू वॉट, एंगल ए ई बी। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के एंगल्स हैं। ठीक है, तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, राइट। और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। बट हम लोगों को क्या दिया है, देखो हम लोगों को बोला गया है कि एंगल ए डी बी तो किसके इक्वल है, बोला है ना स्टार्टिंग में ही कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल सी के इक्वल है। करेक्ट है, तो एंगल ए डी बी किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल ए सी बी के, और ये बन जाती है देखिए दूसरी इक्वेशन। और इसको लिखने का रीज़न क्या है कि हम लोगों को गिवन केस में दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम लोग देखें तो यहाँ भी ए डी बी और यहाँ भी एंगल ए डी बी, तो ये एंगल देखिए इस एंगल के भी बराबर है और यही एंगल इस एंगल के भी बराबर है। तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, जब ए डी बी इस एंगल के भी बराबर है और ए डी बी इस एंगल के भी बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। तो लिखा जा सकता है एंगल ए ई बी इज इक्वल टू वॉट, एंगल ए सी बी। तो देखिए हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों ने प्रूव किया कि भाई यहाँ पर जो ये एंगल है सी वो किसके बराबर है, इस एंगल ई के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग देखें तो ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में एक ट्राइंगल है। कौन सा, ई सी बी, ई सी बी एक ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल की देखिए इस साइड को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी साइड को। तो जब किसी ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है तो प्रोड्यूस की गई साइड और ट्राइंगल की दूसरी साइड मिलकर जो एंगल बनाती है वो कैसा एंगल होता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इस ट्राइंगल के केस में ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और हम लोग जानते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये वाले एंगल का मेजरमेंट इस एंगल और इस एंगल के मेजरमेंट के सम के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब कि पॉइंट सी कहाँ पर लाई करे, इस पॉइंट ई के ऊपर लाई करे। ठीक है, और अगर पॉइंट सी इस ई के ऊपर लाई करता है तो देखिए चारों पॉइंट्स कहाँ पर आ जाते हैं, एक सर्कल के ऊपर हो जाते हैं। और इस तरीके से ये चारों पॉइंट्स कैसे बन जाते हैं, साइक्लिक बन जाते हैं, या फिर कह सकते हैं एक सर्कल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी, जस्ट मेंशन कर देते हैं ये चीज़। तो क्या मेंशन करें, बट this is only possible, this is only possible when the point C lie on E। इसका मतलब ये चीज़ तभी पॉसिबल है कि दोनों एंगल्स यानी कि एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर लाई करें। मतलब पॉइंट सी किसके ऊपर है, पॉइंट ई के ऊपर है। और जब पॉइंट सी ई के ऊपर आ गया तो इसका मतलब चारों पॉइंट्स कहाँ पर हो गए, एक सर्कल के ऊपर हो गए। ठीक है, तो हैंस ऑल द फोर पॉइंट्स कौन कौन से, ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कल। और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक, अब थ्योरम 9.10 में हम लोगों को दिया है द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन केस में देखिए हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों के पास में ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल के ऊपर है जिसका कि सेंटर ओ है। बात यहाँ तक समझ आती है। तब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, उस केस में हम लोगों को प्रूव करना है कि इस एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इस एंगल ए और इस एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, छोटा सा करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग पॉइंट ए और ओ को ज्वाइन करा रहे हैं, साथ ही हम लोग सी और ओ को ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और उसके बाद में आगे की चीज़ें करते हैं। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ए और ओ को ज्वाइन करा दिया, साथ ही सी और ओ को ज्वाइन करा दिया। तो ये रहा हम लोगों का कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पर। तो प्रूफ में जब हम लोग आए तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ए बी सी अपने आप में एक आर्क है जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो करी है। अब ये आर्क सेंटर पर एक एंगल बनाती है, कौन सा, ये वाला जो हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। तो ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है ओ, और यही आर्क देखिए जब हम लोग इस आर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इसके लिए ये क्या है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल है। ठीक है, रेस्ट पार्ट कह लीजिए या रिमेनिंग पार्ट कह लीजिए। और इस रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट है डी। जब हम लोग इस आर्क के एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ में ज्वाइन करा दें तो यहाँ पर एक एंगल तैयार होता है और इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी सी इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है कि कोई भी आर्क या कोई भी कॉर्ड
सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है किसका, रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का। इसका मतलब ये एंगल डबल होना चाहिए किस एंगल का, इस एंगल का। इस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। We know that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in the remaining part of the circle. Therefore हम लोग क्या कह सकते हैं, therefore बोला जा सकता है कि एंगल AOC मस्ट बी इक्वल टू एंगल ADC। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर है। अब अगेन हम लोग देखिए इस फिगर पर आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये अपने आप में एक आर्क है जिसको कि हम लोगों ने अभी ब्लू कलर से शो किया है। अब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को हम लोग सेंटर के साथ में ज्वाइन कराएं तो देखिए सेंटर पर ये एंगल फॉर्म हुआ इस आर्क के द्वारा, ठीक है। तो कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, अपनी ही जैसी स्माइल फॉर्म करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बनाती है जिसको कि हम लोग ब्लू कलर से शेड करके दिखा रहे हैं। और इस आर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखिए ये बचा हुआ हिस्सा है, यानी कि इसको हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कह सकते हैं। उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक पॉइंट है बी, और जब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया जाता है इस बी से तो देखिए यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल फॉर्म्ड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होगा किसका, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का। मतलब ये एंगल डबल होगा इस एंगल का। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं नाउ या फिर अगेन रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा एंगल है तो क्या लिखा हम लोगों ने, रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू वॉट, टू एंगल, और इस एंगल को क्या नाम दे सकते हैं, एंगल ABC। सो यहाँ पे लिखा एंगल ABC और इसको क्या देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हम लोगों के पास में दो इक्वेशंस हैं और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, बाय इक्वेशन नंबर 1 + 2, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करूँ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एंगल AOC और इसमें प्लस करना है किसको, इसको प्लस करना है रिफ्लेक्स एंगल AOC के साथ में। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टू एंगल ADC प्लस टू एंगल ABC। आई थिंक क्लियर है। अब AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC जब हम लोग फिगर से देखने का काम करें तो देखो AOC ये वाला एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल AOC ये एंगल है। तो जब इस एंगल और इस एंगल को प्लस करें तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल फॉर्म हो गया ना, यानी कि कंप्लीट एंगल बन गया, ठीक है। और अगर ये कंप्लीट एंगल बन गया है तो इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री के, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इन दोनों एंगल्स को मिला के क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल्स को मिलाकर लिखा जा सकता है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हुआ है। और इस साइड में हम लोग जो जैसा है वैसे ही रख देते हैं। तो इसको रखा टू एंगल ADC प्लस टू एंगल ABC। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और इसको भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2, जब हम लोग इस साइड को 2 से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तब मिलेगा 180 एंड दिस इक्वल टू इस टर्म को 2 से डिवाइड करें तो मिलेगा एंगल ADC और इस टर्म को हम लोग डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा एंगल ABC। क्लियर है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग इस साइड को पहले लिख दें और सबसे पहले ये वाला एंगल लिख दिया तो एंगल ABC प्लस दूसरा ये वाला उसके बाद लिख दीजिए तो एंगल ADC और इस साइड को राइट हैंड साइड में लिख दीजिए तो 180 डिग्री, ठीक है। और यही चीज़ देखिए आप लोगों को चाहिए थी ना, ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दी। बस क्या करिए, सिमिलरली शो कर दीजिए। तो सिमिलरली क्या कह सकते हैं हम लोग, सिमिलरली क्या बोला जा सकता है कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इन दोनों का भी मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट थ्योरम पर। तो लास्ट थ्योरम में हम लोगों को बोला है इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में अगर
उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स के एक पेयर के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो ऐसे में वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में हम लोगों को ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल ए और एंगल सी है ये अपोजिट एंगल्स का एक पेयर है, और इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। तब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, तब हम लोगों को प्रूव करना है कि उस केस में ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करने का मतलब क्या है कि भाई पॉइंट ए बी सी और डी से एक सर्कल पास हो सकता है, और अगर हो सकता है तो ए बी सी डी क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉइंट ए बी सी और डी से पास हो जाए। अब देखिए 4 पॉइंट से सर्कल पास होगा या नहीं होगा इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट है, बट 3 पॉइंट से तो डेफिनेटली एक सर्कल पास होगा। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि जब हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ए से पास होता है, बी से पास होता है और डी से पास होता है, लेकिन पॉइंट सी से पास नहीं होता। तो चलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन हम लोग पहले कर देते हैं और फिर उसके बाद में बात करते हैं। अब जब हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया तो मान लिया कि सर्कल ए से पास होता है, बी से पास होता है, डी से पास होता है, लेकिन पॉइंट सी से पास नहीं होता। बजाय इसके जब हम लोग डी सी को ज्वाइन करें और इसको आगे प्रोड्यूस करें तो यही डी सी प्रोड्यूस इस सर्कल को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करता है। और अब हम लोगों ने ई से बी को ज्वाइन करा दिया। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पर। अब देखिए हम लोगों के सामने क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर पॉइंट ए है, बी है, ई है और डी है। तो ये 4 पॉइंट्स कहाँ पर है, सर्कल के ऊपर है। और जब इन चारों पॉइंट्स को हम लोग देखें तो इनको ज्वाइन कर देने से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो ए बी ई डी कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ, ये हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जब ए बी ई डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और ये दोनों देखिए कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये पॉइंट मेंशन करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउ ए बी ई डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। therefore एंगल डी ए बी प्लस एंगल कौन सा, एंगल डी ई बी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर आए, देखिए हम लोगों को ऑलरेडी बोला है थ्योरम में कि भाई इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करें, बट हम लोगों को क्या दिया है कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, इन दो एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। और इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2। और ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा, बिकॉज हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इन दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, जबकि स्टेटमेंट में ऑलरेडी क्या दे रखा है कि इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम लोग एक साथ लेकर चलें तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस की देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 180 यहाँ भी है, 180 यहाँ भी है। तो जब भी कभी दो इक्वेशंस की अगर एक साइड इक्वल हो तो उनकी दूसरी साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ई बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी। अब देखो कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो यहाँ भी एंगल डी ए बी है और यहाँ भी एंगल डी ए बी है, तो इस एंगल डी ए बी से ये एंगल डी ए बी कैंसिल हो गया। तो क्या मिलता है यहाँ पर हम लोगों को, तब यहाँ पर बचता है एंगल डी ई बी। सो एंगल डी ई बी इज इक्वल टू वॉट,
एंगल डी सी बी। और अब हम लोगों ने क्या शो कर दिया, देखो हम लोगों ने शो कर दिया कि एंगल डी ई बी, डी ई बी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल डी सी बी यानी कि इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो एंगल्स इक्वल शो कर दिए हैं। अब अगर हम लोग देखें तो सी ई बी अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की सी ई साइड को प्रोड्यूस किया गया है। तो इस सी ई साइड को जब प्रोड्यूस किया गया है तो प्रोड्यूस साइड और ट्राइंगल की दूसरी साइड के बीच में ये वाला एंगल बनता है, मतलब ये कैसा एंगल हुआ इस ट्राइंगल के केस में, एक्सटीरियर एंगल हुआ। और जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि भाई इसका मेजरमेंट किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये एंगल और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स तभी इक्वल पॉसिबल है जबकि ये पॉइंट सी भी कहाँ पर हो, इस पॉइंट ई के ऊपर हो, यानी कि पॉइंट सी और ई कॉन्साइड करते हो, तभी पॉसिबल है कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन करते हैं। तो क्या लिखा, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट सी coincide with E। इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब पॉइंट सी किसके ऊपर हो, पॉइंट ई के ऊपर हो। और जब पॉइंट सी ई के ऊपर आ जाएगा तो भाई ऑल 4 पॉइंट्स ए बी सी और डी कहाँ पर हो गए, एक सर्कल के ऊपर हो गए, और अगर इस सर्कल के ऊपर हो गए तो साइक्लिक हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो कैसा बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। राइट, सो दिस इम्प्लाइज, या फिर कह सकते हैं हैंस ए बी सी डी आर cyclic। So this imply कि ABCD is a cyclic quadrilateral, और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के सारी की सारी थ्योरम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।